तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये है चैप्टर 2 और ये है आईसीएससी क्लास 10th चैप्टर 2 और चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। और पहले हम लोग देखेंगे वर्क के बारे में, उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे अपन एनर्जी के बारे में भी देखेंगे और पावर के बारे में भी देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वर्क देखिए, नॉर्मली आप जो सुने होंगे अब तक, वर्क क्या है? एक तरीके का काम करना या लिखना पढ़ना, इसको लोग क्या बोलते हैं, एक वेरियस एक्टिविटीज़ को वर्क करना करते हैं, काम करना करते हैं। लेकिन जब फिज़िक्स में अगर उसका टर्म देखें तो अलग है। यहाँ पे क्या है कि रिलेशन है बिटवीन कब एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो है वर्क। ठीक है, फोर्स तो आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट पे, लेकिन अगर उस पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, पोजीशन अगर उसका चेंज नहीं हुआ तो फिर मतलब वहाँ पर कुछ भी वर्क नहीं हुआ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क हुआ, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो मतलब उसका वर्क है ज़ीरो। तो डेफिनेशन देख लीजिए, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव ऑन इट, दैट इज देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी का क्या है, डिस्प्लेसमेंट रहना चाहिए। अब एग्जांपल में देखिएगा, एक आदमी कार पुश कर रहा है। ठीक है, एक आदमी कार को पुश कर रहा है। समझिए आपकी कार है और इसमें बैटरी का पावर ख़त्म हो गया या फिर पेट्रोल हो गया। ठीक है, आप उसको ढकल रहे हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तब मतलब क्या है कि आप वर्क कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं एक डायरेक्शन में, और गाड़ी भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है आगे, मोशन। तो ये हो गया वर्क। वैसे ही क्या है, एक घोड़ा है काठ को ढकल रहा है, एक बच्चा है जो सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ रहा है या नीचे उतर रहा है, एक कूली है जो सामान को उठा के अपने कंधे पे रख रहा है। तो ये पूरे आते हैं वर्क के अंडर। लेकिन अगर एक आदमी एक दीवार को ढकल रहा है, ठीक है, दीवार को ढकल रहा है, उसी तरह क्या है, कोहली बैग उठा के लेके सर पे रख के सिर्फ ठहर गया। ओके, तो ये यहाँ पर बॉडी का कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब जो भी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी वर्क डन नहीं है। अब देखेंगे वर्क को मेजर कैसा करते हैं, दो एग्जांपल्स लेके देखेंगे। अब जैसा कि दो अलग अलग फोर्सेस लगा रहे और फोर्स F1 जो है F2 से बढ़ के है, और एक बॉडी को आप मूव कर रहे, डिस्टेंस सेम है, एक ही डिस्प्लेसमेंट से मूव कर रहे हैं आप, S1 और S2 दोनों सेम है। तो जहाँ पर जिसका फोर्स बढ़ के है उसका वर्क डन बढ़ के रहेगा। ठीक है, जिसका फोर्स बढ़ के है उसका वर्क डन बढ़ के। सेकेंड सिनेरियो में ये देखेंगे, फोर्स तो आप सेम लगा रहे लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है दोनों का। S1 का डिस्प्लेसमेंट बढ़ के है S2 से, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जिसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ के है उसका वर्क डन बढ़ के है, जिसका डिस्प्लेसमेंट कम है उसका वर्क डन कम है। बॉक्स देखेंगे यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है बोले तो, अब जिस डायरेक्शन में आप लगा रहे, ठीक है, उसी डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है, बॉडी क्या है, मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे वर्क, दैट इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स, ये तो देख लिया, और एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑलरेडी देख लिए कि वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर ये देखेंगे हम लोग, एक्सप्रेशन ऑफ अ वर्क देखेंगे, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। फाइन, तो यहाँ पे क्या है, दो दो तरीके से मालूम कर सकते हैं आप, चाहे उसमें दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं। एक तो क्या है कि अगर आप फोर्स लगा रहे, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव होना, कभी कभी डायरेक्शन चेंज भी होता है। ठीक है, तो वैसे टाइम पे जब उसका डायरेक्शन अलग है फोर्स के डायरेक्शन से, तो वैसे टाइम पे आप वर्क डन कैसे मालूम कर सकते हैं, तब उसको दो तरीके से मालूम कर सकते हैं, दोनों में से कौन सा भी तरीका ले सकते हैं। एक तो है डायरेक्शन ऑफ अ कंपोनेंट जो रहेगा, या तो आप उसको डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लो या तो फिर फोर्स के डायरेक्शन में लो। पहला मालूम करेंगे बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। पहले अलोंग द फोर्स मालूम करेंगे कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दूसरे में मालूम करना है कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे अलोंग द फोर्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं आप इंक्लाइन बॉडी पे, यहाँ पे आपका बॉक्स है। ठीक है, तो इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा, अब आपको मालूम करना है W। तो जब बॉक्स यहाँ पर है, यहाँ से हम ड्रॉप करेंगे तो 90 डिग्री बनता है ये,
और ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब आपको मालूम करना है पहले ए बी मालूम करने के लिए क्या है, क्या ये हो गया एंगल के। यहाँ पे आप राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, बेस बाय हाइपोटेनस है, ये है इसका बेस, ये है हाइपोटेनस। बेस है आपका ए बी और हाइपोटेनस है ए सी, तो ए बी बाई एस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू एस कॉस थीटा। ठीक है, आपको आ गया ए बी की वैल्यू और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ एस कॉस थीटा, ये हो गया एक। दूसरा जो है यहाँ पर वो है बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में है, पहले क्या था अलोंग द फोर्स था, अब अलोंग द डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर आप राइट एंगल ट्रायंगल उतारेंगे, ये इसका एक कॉस थीटा। जब यहाँ पे कॉस थीटा आप मालूम करेंगे, यहाँ पे क्या है, ये फोर्स लगा रहे हैं आप, ठीक है, तो ए एन कितना हो गया, एफ कॉस थीटा। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपको, एफ कॉस थीटा एक आ जा रहा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस, एफ कॉस थीटा इंटू एस, ये भी हो जाता आपका एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो इससे ये दो इक्वेशन से ये मालूम हो रहा कि या तो एक तो चीज़ क्या होना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होना है, दूसरा होना है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होना है, और तीसरा है कोसाइन एंगल अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है, ये होना ज़रूरी है। फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जब आप वर्क को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको डॉट प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे आप, एफ डॉट एस। कुछ स्पेशल केसेस है वो भी देख लेंगे। अगर समझो आप कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, या फिर समझो एक थीटा जो है आप ज़ीरो ले रहे, तो जब थीटा ज़ीरो है तो कॉस थीटा कितना रहेगा, कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो मतलब सीधा एक ही डायरेक्शन में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है दोनों का 0 डिग्री है दोनों के बीच में, तो तब रहेगा एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। यहाँ पर जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। एक एग्जांपल से लेके देखेंगे, एक फ्रीली फॉली बॉडी से आप बॉल ड्रॉप कर रहे, यहाँ पे हाइट उसका एच कंसिडर करें आप, ठीक है, और ऊपर जो फोर्स है वो है आपका एम जी, तो टोटल वर्क डन यहाँ पे हो जाएगा एफ इंटू एस, फोर्स हो गया एम जी और एस क्या है एच, तो एम जी एच। दूसरे में क्या है, अगर एक कुली है, कुली क्या कर रहा, बैग उठा के अपने कंधे पे रख रहा, एक ही जगह पे ठहर के फोर्स लगा रहा, हाइट है, तो कितना होगा ये इसका, हाइट का तो एच ले लेंगे और जो फोर्स लगा रहा है एम जी, तो टोटल वर्क डन हो गया एम जी एच। एक केस है, समझो अगर नॉर्मल टू दी फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट जो है नॉर्मल टू दी फोर्स है, या फोर्स जो है नॉर्मल टू दी डिस्प्लेसमेंट है, तो वैसे टाइम पे क्या हो सकता, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वैसे टाइम पे कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है 0, तो कितना भी वर्क डन रहो यहाँ पे 0 रह जाएगा, तो ऐसे टाइम पे वर्क डन इज 0। एग्जाम्पल के लिए एक कूली क्या कर रहा है, अपने सर पे बैग लेके ठहरा हुआ है और वो फिर रहा, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी वर्क डन नहीं है कि अगर आप सामान सर पे रख के ठहरे हुए। दूसरा, यहाँ पर अगर जो बॉडी है वो एक सर्कुलर पाथ में जब आप गोल फिर रहा, तो वैसे टाइम पे भी क्या बोलते हैं, वर्क डन इज़ 0। इसमें भी दो तरीके से बता सकता है, एक तो फोर्स जो है टूवर्ड्स द सेंटर है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, 90 डिग्री पे है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, नॉर्मल टू दी फोर्स है, तो ये 90 डिग्री बन रहा, तो एक तो ये हो गया, इन लोगों के बीच में जो एंगल है वो तो 0 है, और अगर ऊपर से ये कंप्लीट एक डायरेक्ट पूरा एक सर्कल भी रिवॉल्व कर दिया, तो वैसे टाइम पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, तो वहाँ पर भी क्या होगा आपको, वर्क डन इज 0। थोड़े कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस में देख लो आप, जब कब वर्क डन 0 रहता है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, जब एंगल भी दोनों के बीच में 90 डिग्री है। एक और एक केस है, समझो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब क्या करेंगे, कॉस 180 डिग्री लेंगे विच इज़ -1, तो आपका जब वैल्यू हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस, यहाँ पर वर्क डन इज नेगेटिव। ये कब रहेगा नेगेटिव, फ्रिक्शन के टाइम पर रहेगा, ठीक है, जब दो ऑपोजिट बॉडीज़ है, ठीक है, जब फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा दोनों के बीच में, वैसे टाइम पे बोल सकते हैं कि वर्क डन इज नेगेटिव। और एक बॉल को क्या कर रहा है, ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा, हाइट तो है एच, लेकिन साथ ही साथ क्या है, ग्रेविटी नेगेटिव में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो आप लेंगे वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। तो ऐसे टाइम पे आप लेंगे नेगेटिव।
ठीक है। यहाँ पे ग्राफ है, ये ग्राफ को देखेंगे हम लोग। देखिए ग्राफ बहुत ईजी है। समझिए कि फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा। फोर्स क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है जो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चेंज होते रह रहा। तो अगर अपन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ उतारें, फोर्स को आप ले लेंगे वाई एक्सेस पे, डिस्प्लेसमेंट को ले लेंगे एक्स एक्सेस पे। जब आप ग्राफ उतारेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आएगा। और ये जितना भी एरिया है नीचे का, ये है इसका वर्क डन। तो आपको टोटल वर्क डन मालूम करना है तो ये जो ट्राइंगल है इसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पूरा टोटल वर्क डन आ जाएगा। समझिए अगर फोर्स आपका कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो वैसे टाइम पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन आएंगे आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चेंज होते रहेगा। वैसे टाइम पे जो ग्रे एरिया है नीचे, ये पूरा ग्रे एरिया वर्क डन में आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी W इज इक्वल टू mgh। ठीक है, बॉडी है, मास m है, इसको क्या कर रहे हैं आप, इंक्लाइन प्लेन से नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है, या तो समझो इसको इंक्लाइन प्लेन से नीचे लेके आ रहे हैं, या कोई बच्चा है स्टेयर से नीचे हो रहा, स्लोप से आ रहा है या लिफ्ट से आ रहा। वैसे टाइम पे हम सिर्फ कंसिडर क्या करेंगे, फोर्स को तो mg लेंगे और जो नीचे आ रहा है उसको सिर्फ h कंसिडर करेंगे एज अ हाइट। तो तब आप इसका वर्क डन रहेगा F इंटू एस विच इज़ इक्वल टू mgh। ठीक है, अब समझो ऊपर जा रहा, स्लोप के ऊपर जा रहा हूँ इंक्लाइन पे, या स्टेयर्स के ऊपर जा रहा, या लिफ्ट से ऊपर जा रहा, वैसे टाइम पे क्या है, ग्रेविटी नेगेटिव हो जाती है और आप लिखेंगे यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू माइनस mgh। अब देखेंगे यूनिट ऑफ वर्क, ऑलरेडी फार्मूला देख के, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, तो W का लिखने का है आपको जॉल, वर्क को आप क्या करेंगे, जॉल में डिफाइन करेंगे, फोर्स को क्या है, न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का क्या है, मीटर है, तो न्यूटन मीटर है। ठीक है, तो एक जॉल कितना रहता है, एक जॉल इतना रहता है कि आपको उतना फोर्स, 1 न्यूटन का फोर्स लगाना है बॉडी को 1 मीटर हटाने के लिए। तो 1 जॉल ऑफ वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन, वो है 1 जॉल। उसके हिसाब से क्या है, अब जैसा किलो जॉल है, मेगा जॉल है, गीगा जॉल है, उस हिसाब से आपको 10 टू द पावर लिखना है और सॉल्व करना है। सीजीएस में भी बता सकते हैं आप। यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क को अर्ग बोलते हैं आप, तो 1 अर्ग न्यूटन क्या हो जाता है आपका, 1 डाइन हो जाता, और मीटर जाके क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 अर्ग ऑफ वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन इज डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। अब आपको एक एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, जॉल और अर्ग के बीच में रिलेशन बताना। एक जॉल है उसका आप लिख दिए आप, लेकिन 1 न्यूटन कितना है, 10 पावर 5 डाइन है, और 1 मीटर क्या है, 10 पावर 2 सेंटीमीटर है। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टोटल आपको आ जाएगा 10 पावर 7 अर्ग। तो 1 जॉल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। ठीक है, पावर का भी बताएंगे। अगर वर्क को आप विथ रेट ऑफ टाइम डिफाइन करना चाह रहे हो तो वो है पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कुछ भी नहीं है, वर्क को क्या करना है, टी से बता देना है। पावर भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मेजर कैसा करते हैं, वर्क डन बाई टी। हाँ, यहाँ पे 2 चीज़ें ज़रूरी है, एक तो क्या है वर्क डन होना है, दूसरा क्या है टाइम टेकन होना है। एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए कि एक कुली है, कुली क्या कर रहा, सामान है, कुली ये क्या कर रहा, सामान 1 मिनट में सामान उठाकर बस में रख दे रहा। वही दूसरा कुली है जो क्या कर रहा, 2 मिनट में सामान उठा के बस पे रख दे रहा। तो किसका पावर बढ़ के, यहाँ पे कुली नंबर 1 का पावर बढ़ के, बिकॉज उन्हें 1 ही मिनट ले रहा सामान ऊपर चढ़ाने में। आप वर्क डन को यहाँ पे पावर को क्या है, एवरेज स्पीड में भी डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, और एस बाई टी करने से क्या आएगा आपको, एवरेज स्पीड आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इज नथिंग बट एवरेज स्पीड। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू एवरेज स्पीड। यूनिट ऑफ पावर देखेंगे W बाई टी, ये तो आपको मालूम है, वर्क के लिए 1 जॉल है, टी के लिए सेकेंड है, तो 1 जॉल पर सेकेंड। फिर जैसा यूनिट्स बढ़ते रहेंगे उस हिसाब से आपको लिख लेना है। अब रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट, ये तो देखिए ऑलरेडी 1 वाट इज इक्वल टू 1 जॉल पर सेकेंड, और ये तो ऑलरेडी देख लिए, दैट इज 10 पावर 7 अर्ग पर सेकेंड। ठीक है, हॉर्स पावर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं आप, पावर को एक हॉर्स पावर की तरह डिफाइन करते हैं। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। ठीक है, और इसको ये भी लिख सकते हैं 0.746 वाट्स।
डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर, वर्क में क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, पावर में क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सेकेंड डिफरेंस क्या है, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, यहाँ पे डिपेंड ऑन टाइम पावर, ये जॉल है, ये क्या है वाट है पावर का। एनर्जी, जो बॉडी केपेबल है एक काम करने के लिए, जो वर्क करने के लिए बॉडी जितनी केपेबल रहती है ना उसको बोलते हैं हम एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी देखेंगे, ऑलरेडी देख के आप जॉल है जो 10⁻7 अंक में भी बता सकते हैं। अगर यूनिट्स बढ़ के रहे तो वाट आवर है और किलोवाट आवर है। अब ये वाट आवर क्या है, किलोवाट आवर क्या है? वाट आवर वो चीज़ है कि इतनी एनर्जी स्पेंड हुई सोर्स के लिए। ठीक है, 1 वाट आवर इज़ द एनर्जी स्पेंड बाय अ सोर्स ऑफ पावर 1 वाट। ठीक है, किलोवाट कहना है तो 1 किलोवाट आवर इज़ द एनर्जी स्पेंड बाय अ सोर्स ऑफ पावर 1 किलोवाट इन 1 आवर। ये एक 1 वाट ख़त्म हुआ कितना 1 आवर में, किलोवाट कितना है तो 1 किलोवाट एनर्जी स्पेंड हुई कितना 1 घंटे में। ठीक है, कैलोरी, हीट को मेजर करने के लिए क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी उसको बोलते हैं हम कैलोरी। एक कैलोरी को डिफाइन करने का एक आसान तरीका क्या है तो समझो आप पानी को गर्म कर रहे हैं, जो 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक आ रहा वो है एक कैलोरी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर समझो आप एक चार्जिंग प्लेट्स को एक बैटरी लगा के है, ठीक है, तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है 1 वोल्ट देने के बाद, ठीक है, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जो 1 वोल्ट देने के बाद जो एक एनर्जी एक्सेलरेटेड होती वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म। एक एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन। एक बॉडी जो है समझिए अगर एक रेस्ट में भी है तो कुछ एक एनर्जी प्रोसेस्ड करके, मतलब उसके खुद में एक एनर्जी है, या फिर मोशन में रही तो भी कुछ एक उसमें कुछ एनर्जी है, तो उसको बोलते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी। और इस मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप के रहते हैं, एक तो है आपका पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तभी वो बनता है आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी। जब आप पोटेंशियल एनर्जी भी मिलाएंगे और काइनेटिक एनर्जी भी मिलाएंगे, इन दोनों को जब सम करेंगे आप तो आपका बनेगा मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कब समझिए अगर एक बॉडी है, अगर आप उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे या उसका पोजीशन चेंज कर रहे तो वो बनता है पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन चेंज कर रहे मतलब समझो अगर एक बॉल है उसको आप एक हाइट पे रख दिए, ठीक है, तो वो तब उस बॉडी में क्या है पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। लेकिन समझो यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा हुआ है। अगर समझो आप रबर बैंड है, रबर बैंड को क्या करेंगे आप इलास्टिक के जैसा खींच के इसको होल्ड करके रखेंगे, तो तब यहाँ पर रबर बैंड में भी क्या रहेगा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे सिंबल यू से। कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसा क्या रहता था पहले घड़ियों को आप चाबी देना बोलते थे, उस चाबी देने को क्या है स्प्रिंग को आप उसको वुंड करेंगे, मतलब उसको फिरा के क्या करेंगे स्प्रिंग को और क्लोज करते जाएंगे, तो तब भी उसमें क्या रहेगा पोटेंशियल एनर्जी आएगा। फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितने फॉर्म्स के, एक तो क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या रहेगा कि एक दो बॉडी में अट्रैक्शन रहेगा बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। इलास्टिक पोटेंशियल में क्या रहेगा, समझो आप रबर बैंड है, रबर बैंड को आप स्ट्रेच करेंगे, अब स्ट्रेच करे बाद से क्या रहेगा उसको अपन में ओरिजिनल फॉर्म में आने की बेचैनी रहती। ग्रेविटेशनल यहाँ पे क्या है समझिए पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन इट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपकी बॉडी बहुत ही इन्फिनिटी पॉइंट पे रखी हुई है अर्थ से, तो तब इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 रहता। बट आप जैसे जैसे करीब लाते जाएंगे, डिस्टेंस कम करते रहेंगे, तो फोर्स बढ़ते रहेगा। अब देखिए, अब फाइनाइट डिस्टेंस पे रखें, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखने से क्या होगा, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते रहे,
ठीक है, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते रहे वो टाइम पे क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा। वाई? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, डिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसा डिस्टेंस कम होगा फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होगा। ठीक है, तो जैसा कि डिस्टेंस बढ़ते रहेगा वैसे टाइम पे भी क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ते रहेंगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अब एक समझिए एक रबर बैंड है, रबर बैंड में क्या करेंगे आप, उसको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने से क्या होगा, उसका ओरिजिनल शेप चेंज हो जाएगा। जब ओरिजिनल शेप चेंज हो जाएगा फिर वो अपने वापस शेप में आने के लिए बेचैनी होते रहती है उसको, तो अपने डिफॉर्म स्टेट से अपने ओरिजिनल स्टेट में आना चाहते रहता, वो है इसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट पे मालूम करना है, तो U इज इक्वल टू एम जी एच। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बॉल को समझिए, बॉल है या सब्सटेंस है, किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं आप, एक हाइट पे इंक्रीज करके रख दे रहे हैं आप। वैसे टाइम पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाइट तो देखिए आपकी यहाँ पर चेंज होते रहेंगे, लेकिन क्या है जी यहाँ पर फोर्स चेंज होते रहता, जो इसका फोर्स है ना वो चेंज होते रहेगा। एम जी एच फोर्स का क्या है, एम इंटू जी, तो ये जो टोटल है ना ये चेंज होते रहेगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप उसको हाइट पे बढ़ाते रहेंगे उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के रहेगा, और जितना ये करीब हाइट कम रहेंगी उतना ये कम होते रहेंगे। और ये जितना ज़मीन पे आके अर्थ पे रह गया तो वहाँ पर हाइट ज़ीरो रहेंगी, और वो टाइम पे इसकी कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेंगी। इसलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू एम जी एच। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ये देखिए कि एक बॉडी ऑफ मास m है, टेकन अप टू अ हाइट h1 और h2। ठीक है, और h2 की हाइट क्या है, h1 से बढ़ के है। तब आपको गेन इन पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है, तो क्या रहेगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो एम जी एच टू माइनस h1। ठीक है, तो इससे आप मालूम कर सकते हैं। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो टाइम पे रह जाएगा एम जी एच टू माइनस h1। अब देखेंगे कैनेटिक एनर्जी के बारे में। कैनेटिक एनर्जी में क्या है कि एक एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। समझो ऑलरेडी एक बॉडी मोशन में, जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे तब आएगा कैनेटिक एनर्जी। इसको आप डिनोट करेंगे के से, पोटेंशियल एनर्जी डिनोट करते हैं यू से, कैनेटिक एनर्जी आप लोग डिनोट करते हैं के से। एग्जाम्पल के लिए एक फास्ट मूविंग स्टोन है और इसकी कैपेसिटी क्या है, एक खिड़की तोड़ सकता, तो यहाँ पे क्या है 10, इट हैज़ अ कैनेटिक एनर्जी। सिमिलरली अ कार इन मोशन, या फिर एक बुलेट है, या फिर एक मूविंग हैंड ऑफ अ क्लॉक है, तो ये सब पूरे आएंगे किसमें, कैनेटिक एनर्जी में आएंगे। एक्सप्रेशन जो रहता है कैनेटिक एनर्जी का वो है के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। So the kinetic energy possessed by a moving body is equal to the amount of work which the moving body can perform before coming to rest. So kinetic energy possessed किसमें रहेगा, एक मूवी बॉडी में जो भी एनर्जी पोजेस्ड रहेंगी ना, सो इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क बिफोर कमिंग, अमाउंट ऑफ वर्क विच द मूविंग बॉडी कैन परफॉर्म बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो रेस्ट में आने से पहले जितनी भी एनर्जी रहती किनेटिक एनर्जी की, वो एक मूविंग बॉडी में पोजेस्ड होकर रहती। It can be calculated by the amount of work done by the opposing force to stop the body। तो आप इसको कैसा कैलकुलेट करना है, तो जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क है एक बॉडी को रोकने में, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो उसकी कैनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रिटार्डिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स का मतलब क्या है कि अगर समझो एक बॉडी आ रही, उसको रोकना है आपको, तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट कर रहे हैं, तो इसलिए होता है रिटार्डिंग फोर्स। सो के तो हो गया आपका कैनेटिक एनर्जी, रिटार्डिंग फोर्स एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। रिटार्डेशन अगर इसमें लिखे तो हम लोग क्या रहेगा, इक्वेशन यू वी इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as
फाइनल वेलोसिटी क्या है, आप इसको ज़ीरो पे लेके आ रहे हैं रोक के, तो v तो हो गया आपका ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी बॉडी मूविंग में है तो वो हो जाएगा आपका v, तो v ज़ीरो इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस टू एस। इसको रीराइट करके लिखिए, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू ए, बिकॉज यहाँ पर क्या है f इंटू एस, तो वहाँ का s की वैल्यू होना रहता, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू ए। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एम ए इंटू वी स्क्वायर बाई टू ए विल गेट कैंसर। अब आपको आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये दूसरा रिलेशन मालूम करेंगे। ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी तो मालूम है आपको, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मोमेंटम क्या है, p इज इक्वल टू एम वी। सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू, v की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, p बाई एम लिख सकते हैं, तो k इज इक्वल टू हाफ एम इंटू पी बाई एम होल स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई टू एम, तो आपको आ जाएंगी वैल्यू p स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम के। और ऐसा भी लिख सकते हैं आप, p इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम के। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वर्क एनर्जी थियरम है, तो यहाँ पे ये देखना है कि द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इट्स किनेटिक एनर्जी। तो जितना भी वर्क कर रहे हैं आप एक बॉडी पे बाय फोर्स, ये मूविंग बॉडी पे आप जितना भी फोर्स लगा के वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा, कितना इक्वल है, जितना भी उसमें एनर्जी बढ़ गई किनेटिक एनर्जी में उतना ही इसका इक्वल है। सो द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू इट्स इंक्रीज इन इट्स किनेटिक एनर्जी। वर्क क्या है अपना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा रिलेशन क्या है, v इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू एस। रीअरेंज करके आपको डिस्प्लेसमेंट का मालूम करिए, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए। सब्स्टिट्यूट करिए, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर। इसको फिर रीअरेंज करिए, तो w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये हो गया फाइनल का, ये हो गया इनिशियल का। तो आपको क्या मालूम करना है, वर्क डन यहाँ पर इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखेंगे फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मोस्टली क्या करेंगे हम लोग, ऑलरेडी मोशन में है ना, तो तीन टाइप के मोशंस रहते हैं। पहला है आपका ट्रांसलेशन मोशन, दूसरा है आपका रोटेटिंग मोशन, और तीसरा है वाइब्रेटिंग मोशन। ठीक है, पहला है आपका ट्रांसलेशन, दूसरा है रोटेशनल, और तीसरा है वाइब्रेशन। तो ट्रांसलेशन में मोस्टली क्या रहता है, समझो एक बॉडी आगे बढ़ते जा रही है, जो फोर्स के डायरेक्शन में लगा, जो एक बॉडी जो आगे बढ़ती जा रही है स्ट्रेट लाइन, वो है आपका ट्रांसलेशन मोशन। लेकिन अगर बॉडी को आप एक सेंटर पॉइंट पे फिक्स करके जब आप उससे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी रोटेट होंगी, तो वो आता है आपका रोटेटिंग मोशन में। तीसरा है वाइब्रेशनल मोशन। इसमें समझो आप एक स्ट्रिंग अटैच कर दिए दो साइड भी, और स्ट्रिंग करके अटैच करे बाद क्या करें आप, बीच में उसको प्लग करें या उसको डिस्टर्ब करें स्ट्रिंग को, तो कुछ भी मूवमेंट लेके आए तो क्या होगा, वो वाइब्रेट होगा, तो वो है आपका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे एक थोड़े डिफरेंसेस देख लेंगे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल में आप ऑलरेडी देखे हैं, ये एनर्जी प्रोसेस ड्यू टू द चेंजेस पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन तो आपको मालूम ही है ऑलरेडी, अगर बॉल नीचे से अगर आप एक हाइट पे रख दिए तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी आ गई, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। या फिर एक रबर बैंड है या उसको स्ट्रेच करके रख दिए तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी में क्या है, एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जब एक मोशन की तरफ से जब उसमें एक एनर्जी आ जाएंगी वो है इसकी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसा रहेगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी टू इट्स चेंज स्टेट। अब क्या रहेगा, उसको ओरिजिनल स्टेट पे आना रहता आपने। यहाँ पे क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी टू इट्स चेंज स्टेट। जितना भी आप काम लगाया, समझो एक बॉल को एक उठा के आप हाइट पे रखे, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक वर्क डन कर रहे हैं आप। वर्क डन ऑलरेडी क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या लगा रहे हैं, एम इंटू जी। दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट हाइट है, तो क्या कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, बॉल को आप उठा के एक हाइट पे रख रहे हैं, तो जितना भी वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी में क्या है, इट इज़ इक्वल टू द वर्क दैट इज़ मूविंग बॉडी कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब एक मूविंग बॉडी आपको एक रेस्ट में लाना है, एक रेस्ट में आने से पहले जितना भी उसकी एनर्जी रही वो इसकी काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आया,
तीसरा क्या है, इट कैन चेंज ओनली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब समझो आप क्या करें, एक बॉल को एक हाइट से फिर ड्रॉप कर दिए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा। तो इट कैन ओनली चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी रहती है, इट कैन बी चेंज इनटू एनी अदर फॉर्म, ये कौन सी भी फॉर्म में भी बन सकता। उसको मैं आपको आगे समझाता हूँ कि वो कैसा बनता। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी। अब आप बॉल एक हाइट पर रखे है तो क्या है, ऑलरेडी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही है यहाँ पे, ठीक है, तो इस कोई स्पीड पे डिपेंड भी नहीं कर रहा। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, बॉडी के स्पीड पे डिपेंड कर रहा, क्योंकि एक मूवमेंट में आ गया हो एक ऑलरेडी। तो कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी देखेंगे इसको। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेनेवर इट इज़ पुट टू यूज़। एग्जाम्पल के लिए समझिए, एक स्टोन है, स्टोन को आप क्या कर रहे हैं, एक हाइट से फेंक रहे हैं, ठीक है। जब आप उसको फेंकेंगे, जब वहाँ पर हाइट पे उसमें तो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जब वो फॉल होगा तब वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और वो नीचे आते रहेगा। अब नीचे क्या है, एक किला रखे है वुडन प्लैंक में, तो वो स्टोन क्या करेंगे, सीधा आके उस किले पे गिरेगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा, फिर वो किले पे फॉल होके फिर किले में काइनेटिक एनर्जी आ रहा, जिसके वजह से उन्हें और अंदर चले आ रहा नील, ठीक है। तो आप देखें ना कैसा एक पोटेंशियल एनर्जी को क्या करें हम लोग, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए। और एक है वुंड ऑफ वॉच स्प्रिंग। अब यहाँ पे क्या करते, पहले ज़माने में चाबी देते थे घड़ी को, तो अब क्या करते थे, उसको वाइंड करते थे, गोल फिरा फिरा फिरा, तो क्या होता, उसका जो अंदर जो वाइंड है ना वो कंप्रेस होते रहता, जिसके वजह से क्या है, जब आप उसको रिलीज़ करेंगे हल्लू हल्लू हल्लू, इलास्टिसिटी की वजह से क्या होगा, वो हल्लू हल्लू उसका इंक्रीज़ होते रहेंगे, जिसके वजह से क्या है, घड़ी में मूवमेंट चलते रहती। तो यहाँ पे क्या हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही, काइनेटिक एनर्जी की घड़ी में। और एक एग्जांपल देख सकते हैं, व्हेन अ स्ट्रिंग ऑफ बो इज पुल्ड सम वर्क इज डन which is stored in the deformed state of the bow in the form of elastic potential energy. On releasing the string to shoot an arrow, the potential energy of the bow changes into kinetic energy of the arrow which makes it move. जैसा तीर अंदाज भी करते रहेंगे तो उसमें क्या रहेगा, आप तीर को ले लेके जब आप एक बो में लगा के खींचेंगे तब क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर इलास्टिसिटी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रही, तब आप रिलीज़ करेंगे इलास्टिक की वजह से वो फिर अपने स्टेट में आने चाहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा, फिर तीर को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा, जिसकी वजह से तीर आगे बढ़ के जा रही। और एक एग्जांपल है, कंप्रेस स्प्रिंग हैज़ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंप्रेस स्टेट। अब यहाँ पे देखिए ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को क्या करें हम लोग, उसको प्रेस करें, प्रेस करने से क्या हो रहा है, वो कंप्रेस हो जा रहा, कंप्रेस होने के बाद क्या हो रहा है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ रही। अब उस स्प्रिंग के ऊपर एक बॉल रख के आप जैसा स्प्रिंग को रिलीज़ करेंगे तो क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी बॉल को भी रिलीज़ कर दे रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, इसकी वजह से बॉल आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो एक है सोलर एनर्जी, दूसरा है हीट या रेडिएंट एनर्जी बोल सकते हैं, तीसरा है लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या है, पूरे अलग अलग तरीके के एनर्जी से जिसको हम लोग देखेंगे। सोलर एनर्जी में क्या रहेगा, जो भी आप सन की रेडिएशन से जो भी आप उसको कन्वर्ट करेंगे वो है आपकी सोलर एनर्जी। इसको काफ़ी सारी चीज़ में ले सकते हैं, एक तो है सोलर पैनल, दूसरा है सोलर फर्नेस और सोलर सेल्स। सोलर पैनल्स में क्या रहेगा, जब आप देखेंगे घर के ऊपर जो एक पैनल्स लगा के रहेंगे, ठीक है, वो जो पैनल्स क्या करेंगे, ब्लैक पेंटेड पैनल्स रहते, जो सोलर की जो रेडिएशंस रहेंगे ना उसको कन्वर्ट करेंगे लेके। दूसरा है सोलर फर्नेस, जब आप पानी गर्म करना चाहेंगे तब आप फर्नेस लेंगे, तो फर्नेस में क्या रहेगा, यहाँ पर एक छोटे छोटे मिरर्स लगा देंगे आप पूरे अतराफ, शीट के अतराफ मिरर्स लगा के पूरा पॉइंट आउट करेंगे यूटेंसिल के तरफ, तो वो पूरे रेस आके क्या होगा, वो पूरे
एकदम रेडिएंट होकर सीधा एक पॉइंट पे आएगा यूटेंसिल पे, जिसकी वजह से पानी बॉयल होना स्टार्ट होगा। वो है सोलर फर्नेस। सोलर सेल्स में क्या है, जो आप देखेंगे छोटे वॉचेस रहेंगे और पावर बैंक्स भी आजकल आ रहे हैं, कैलकुलेटर्स, उसमें छोटी सेमीकंडक्टर चिप रहेंगी जो क्या करेंगी, कन्वर्ट करेंगी। अब नेक्स्ट है यहाँ पर हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी में क्या है कि आप कुछ मटेरियल बर्न करेंगे जैसा कि कोल, ऑयल, वुड, गैस। इस बनने से क्या होगा, आपको हीट प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, और उस हीट को लेके आप क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि स्टीम इंजन। हीट मिलती क्या है, स्टीम इंजन वर्क में आएगा और वो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइट एनर्जी, लाइट की वजह से क्या कर सकते हैं आप, उसको कन्वर्ट करके आप उसको दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि एक आग लगाना या बर्निंग कैंडल एक्सेट्रा। जिस लाइट रहने की वजह से क्या है, आप चीज़ें देख सकते हैं और काम कर सकते हैं। केमिकल और फ्यूल एनर्जी, यहाँ पे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स ले रहे हैं आप। फॉसिल फ्यूल्स लेके क्या कर रहे हैं आप, उसको यूज़ में लेके आ रहे हैं। जब आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे जिसकी वजह से क्या है, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर आप लाइट एनर्जी लेके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और थोड़े केमिकल एनर्जीज भी बनते हैं, जैसा कि खाना है, खाना जब आप खाएंगे पेट में वो केमिकली जाके रिएक्शन होगा जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिलेंगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी में क्या कर रहे हैं आप, एक पानी है जो एक नदी है, नदी को क्या कर रहे हैं आप, आप उसको वॉल बना के रोक रहे हैं एक हाइट पे। ठीक है, हाइट तक रोकते हैं आप, फिर हाइट पे रोकने के बाद क्या कर रहे हैं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती, फिर वहाँ से वो फॉल होकर क्या होगा, टरबाइन पे गिरेंगे। टरबाइन पे गिरने के बाद क्या होगा, पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब टरबाइन सर्कुलेट होंगे, जब वो रोटेशन में आएंगे तब क्या होगा, फिर रोटेशन में आने के बाद उसमें आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या है, कभी भी आप कुछ कंपोनेंट्स लिए या दो मटेरियल लिए जिसमें क्या है फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अब जब आप उसको रब करेंगे तो रब करने के बाद क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होंगी। और एक बार इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गए, आप उसको क्या कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यूज़ भी कर सकते हैं आप। न्यूक्लियर एनर्जी, वेन एवर देर इज released due to the loss in mass during the process of nuclear fission या fusion, उसकी वजह से क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होंगी। जियोथर्मल, द एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ गेट्स अब्जॉर्ब डीप इनसाइड द अर्थ एंड इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जियो का मतलब है अर्थ। ठीक है, उसके अंदर क्या है, कभी भी जब न्यूक्लियर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो वहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होती है, वो है जियोथर्मल एनर्जी। विंड एनर्जी में क्या है, हवा, जब भी तेज़ हवाएं चलती रहती तो क्या करेंगे, वो टरबाइंस लगाएंगे आप, वो भी विंड मिल्स बोलते हैं आप। तो उस विंड मिल से क्या होगा, रोटेट होने से क्या है, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। साउंड एनर्जी, ठीक है, व्हेन व्हेन द वाइब्रेटिंग बॉडी पोजेस द साउंड एनर्जी इट इज़ सेंस्ड बाय आवर ईयर्स। तो जब भी आप साउंड रहेगा तो कान में क्या होगा, एक वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा साउंड की वजह से, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। जैसा कि अपना मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर और सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो रही है यहाँ पर भी। मैग्नेटिक एनर्जी, जब भी आप मैग्नेट्स को खरीद लेके आएंगे या फिर एक मैग्नेट है जिसकी वजह से आप जब भी आप चीज़ के करीब लेके आएंगे तो क्या होगा, वो इट अट्रैक्ट आयरन फीलिंग्स। आयरन फीलिंग्स अट्रैक्ट करने से क्या होगा, उन्हें सैंड से आयरन फीलिंग्स को अलग करेंगे और आप उस आयरन फीलिंग्स को अलग भी यूज़ कर सकते हैं, सैंड को भी अलग यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, ऑलरेडी मैकेनिकल एनर्जी देख लिया आप, और सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये किस में रहेगा, टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पे क्या देखने वाले हैं हम लोग, अब यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। एक एनर्जी का एक फॉर्म है, उसको क्या कर रहा है आप दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। डैम के टरबाइंस है, टरबाइंस क्या करेंगे, मैकेनिक पानी भरने से वो मैकेनिकल मूवमेंट में आएगा और मैकेनिकल मूवमेंट से क्या होगा, वो राउंड होके फिर वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल भी रहेगा। जब आप घर के जो वाटर पंप्स देखते हैं वहाँ पे क्या करते हैं आप, और छोटे वाटर पंप्स या खेत के जो वाटर पंप्स है उसको आप करंट में लगा देते हैं, तो जिसके वजह से क्या होगा, करंट इनपुट ले लेके वो आउटपुट में क्या दे रहा हो, वाटर को पंप कर रहा।
ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल है। तीसरा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। जो आपके घर के हीटर है, ओवन है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, करंट से लगा के खाने को गर्म कर सक रहे हैं। अगर आप सर्दियों की दिन आए तो आप क्या करते हैं, घर में हीटर लगाते, पानी गर्म करना है तो पानी गर्म कर सकते। टोस्टर भी एक एग्जांपल है। हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट से और इलेक्ट्रिकल में, इसमें क्या होता है, थर्मोकपल लेंगे व्हेन टू जंक्शंस ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स आर केप्ट एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, जिसमें से एक हॉट हो जाएगा और दूसरा कोल्ड हो जाएगा, और एक हॉट और एक कोल्ड होने से क्या होगा, करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, हीट एनर्जी से क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट एनर्जी इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, ठीक है, जैसा अगर आप माइक में जो आपके लाउड स्पीकर्स है तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाके स्पीकर में क्या हो रहा है, साउंड में कन्वर्ट हो जा रहा। या एक बेल भी एक अच्छा एग्जांपल है। आप जब घर की डोरबेल बजाएंगे आप, तो डोरबेल बजाने से क्या होगा, करंट पास होने से साउंड क्रिएट होता है, वो है आपकी इलेक्ट्रिकल टू साउंड। साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, जब आप बात कर रहे हैं तो अब जब भी आप बात करेंगे तो क्या होगा, माइक्रोफोन से साउंड से कन्वर्ट होकर वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, जो आप फ़ोन की बैटरी चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कार की जो बैटरीज है, जितनी भी बैटरीज चार्ज हो गई, क्या हो रहा, इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इसी बैटरीज को आप अलग उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो बैटरीज को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल जो भी है, केमिकल जो भी है, रिएक्शन होकर क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जा रहा। केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, तो कैंडल्स है, कैंडल बेस्ट एग्जांपल है। कैंडल एक केमिकल है, बन के आप उसको लगा के आप उसको लाइट कर रहे, तो लाइट करने के बाद क्या होगा, वो बर्न होगा, वो बर्न से क्या होगा, फिर थोड़ी देर को वो वैक्स पिघलते रहेंगे और केमिकल से लाइट एनर्जी मिलते रहेंगे आपको। लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, जैसा कि प्लांट्स है, प्लांट्स क्या करते हैं, वो सन की धूप लेके क्या करेंगे, रेडिएशंस ले लेके उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे, जिसकी वजह से लाइट किस में कन्वर्ट हो जा रहा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक बल्ब एक बेस्ट एग्जांपल है। लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जो आपके सोलर सेल्स है। हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, स्टीम इंजन है। केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, सब लकड़ी जला रहे आप, कोयला जला रहे या बायोगैस है, इसमें क्या हो रहा हो, हीट में कन्वर्ट हो जा रहा। केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ऑटोमोबाइल्स में जब आप पेट्रोल डाल के जो चला रहे हैं ना, वो क्या कर रहा है, केमिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दे रहा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से पास कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जिसकी वजह से क्या है, एक सॉफ्ट आयरन बार को ना मैग्नेटाइज कर देता। मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, ठीक है, ऑलरेडी टर्बाइंस देख के आया,